हिंदू लगातार भारत में घट रहे हैं, उनकी आबादी घट रही है और अगर ये जनसंख्या असंतुलन जो है बढ़ता रहा इसी तरह से तो फिर भारत का भविष्य भी जो है खतरे में पड़ सकता है। तेईस अगस्त को इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने एक वीडियो शूट करके पोस्ट किया था जिसका शीर्षक था इस गुमान में मत रहिए कि हिंदू इस देश में 80% हैं। दरअसल इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य, जो मकसद है वो यही था कि दरअसल हिंदू इस बात को समझ सकें कि अब भारत में वो 80% नहीं रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हिंदू इस गुमान में भी रहते हैं, इस गलत फहमी में भी रहते हैं कि हम तो 80% हैं, हम तो 80% हैं। और इस गुमान में, इस गलत फहमी में रहने के कारण बहुत सारे जो हिंदू हैं वो ये सोचते हैं अरे हम तो 80% हैं तो हिंदू खतरे में कैसे आ सकता है, हिंदुओं को क्यों चिंता करनी है, हिंदू तो मस्ती से रहे, हिंदुओं को क्या फर्क पड़ता है, 80% हमारी आबादी है, हमें कोई खतरा थोड़ी है। तो ये जो गलतफहमी है ना, इस गलतफहमी से निकालने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और दरअसल ये जो वीडियो है, ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो डेमोग्राफी मिशन की जो बात कही थी लाल किले पर 15 अगस्त से, ये वीडियो जो है उसके समर्थन में भी था। क्योंकि आपको याद दिला दूं, 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो डेमोग्राफी इनबैलेंस है ना, जनसांख्यिकी असंतुलन जो है ना, उसके संदर्भ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जल्द ही जो है हम एक डेमोग्राफी मिशन बनाएंगे। इसके बारे में विस्तार से तो बहुत कुछ चीजें सामने नहीं आई थी कि ये डेमोग्राफी मिशन क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का जो इशारा था वो बड़ा साफ था कि जिस तरह से जो डेमोग्राफी इनबैलेंस हो रहा है उसको लेकर सरकार जो है वो बड़ी गंभीर है, चिंतित है और उस पर सरकार कुछ काम करने जा रही है। ये कदम जो है इसका स्वागत इसलिए होना बड़ा जरूरी है क्योंकि फिर से कह रहा हूं, हिंदू लगातार भारत में घट रहे हैं, उनकी आबादी घट रही है और अगर ये जनसंख्या असंतुलन जो है बढ़ता रहा इसी तरह से तो फिर भारत का भविष्य भी जो है खतरे में पड़ सकता है। पहले ही हम बंटवारा देख चुके हैं, 1947 में बंटवारा देख चुके हैं, अब फिर से कभी ऐसा ना हो भारत में। इसलिए ये जो असंतुलन है, इस असंतुलन को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए इस फैसले का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था उसका एक तरह से मैंने सपोर्ट भी किया और उसके पक्ष में मैंने आपको कुछ जानकारी दी। लेकिन फिर से बता रहा हूं, ये जो डेमोग्राफी मिशन है ये क्या होगा इसके बारे में डिटेल नहीं आया था। मैंने आपसे शायद उस वीडियो में ये कहा भी था इसका डिटेल जो है जल्द हमारे सामने आएगा। अब उसका डिटेल आ गया है और आज आपको उसका जो थोड़ा बहुत डिटेल सामने आया है, जो गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से आया है, वो डिटेल आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके, हमारे, हम सब के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं जो पूरा डिटेल सामने आया वो आपको बताऊं, उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो जनसांख्यिकी जो असंतुलन है, ये जो डेमोग्राफी इनबैलेंस है, ये होता क्या है। वैसे तो आप जानते होंगे, समझदार हैं, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं जानते तो उनको समझाने के लिए मैं ये बता देता हूं। दरअसल ये जो जनसांख्यिकी असंतुलन है, ये जो डेमोग्राफी इनबैलेंस है, वो एक खास किस्म की आबादी बढ़ने और जो मूल निवासी हैं उनकी आबादी घटने को लेकर होता है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो डेमोग्राफी इनबैलेंस के कारण वहां की पूरी व्यवस्था बदल गई। वो देश जो है एक जमाने में सेकुलर देश हुआ करते थे, वो जब डेमोग्राफी इनबैलेंस हुआ तो वो पूरी तरह से कट्टरपंथी देश हो गए। वो देश ऐसे जो ईसाई बहुल देश थे वो मुस्लिम बहुल देश हो गए। ये असंतुलन बहुत बड़ा खतरा। आजकल भी आप देखते होंगे कि जो हमारे पास कई वीडियोज जो आती हैं, यूरोप की आ रही हैं, जो इंग्लैंड की वीडियोज आ रही हैं, वो वीडियोज ऐसी हैं जिनको देख करके लगता है कि वहां भी ये खतरा सामने है डेमोग्राफी इनबैलेंस का। लेकिन वहां का खतरा वो जाने, वैसे तो दुनिया के लिए खतरनाक बात है, लेकिन फिर भी वहां का खतरा वो जाने, भारत के खतरे पर हमें फोकस करना चाहिए। तो दरअसल जैसा मैंने कहा ना, ये जनसांख्यिकी असंतुलन जो है, जब एक आबादी बढ़ती है, एक मजहब, एक धर्म की आबादी बढ़ती है और दूसरे मूल निवासी धर्म की आबादी भारत के संदर्भ में कम होती है, तो वो असंतुलन है। अब जैसे आप देखिए, मान लीजिए पश्चिम बंगाल के कई जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी जो है, मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा हो चुकी है। वहां पे खतरे क्या हैं आप अच्छी तरह से समझते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं, बिहार में इस वक्त चुनाव हो रहा है, सीमांचल की चर्चा हो रही है। सीमांचल जो है, सीमांचल में बहुत सारे जो है वहां पर जो आबादी है, ज्यादातर जिले जो हैं वहां मुस्लिम जनसंख्या जो है बहुत बढ़ चुकी है, कहीं 30%, कहीं 40%। और क्योंकि वहां 40% मुस्लिम जनसंख्या बढ़ चुकी है तो वहां के
वो जो चुनाव नतीजे हैं उनको कैसे वो प्रभावित करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है हैदराबाद से भागकर वहां जाते हैं और सिर्फ जाते नहीं, 5 सीटें भी जीत लेते हैं, क्योंकि वहां पर जो है मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। लेकिन जो बड़ी बात है वो मुस्लिम आबादी ये जो सीमावर्ती इलाकों में अगर बढ़ी है, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में, तो ऐसा नहीं है कि ये भारत के मुस्लिम है, ये घुसपैठिए हैं। ये बार बार कहा जा रहा है ये घुसपैठिए हैं, क्योंकि अचानक से ऐसा नहीं हो सकता कि सीमावर्ती जिलों में जो है वहां की आबादी बढ़ जाए। अरे आबादी कहीं की बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है? कई बार लोग माइग्रेट करते हैं। एक तो अब होता है कि बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, लेकिन बच्चे पैदा होना ही एक कारण नहीं है, वो बिल्कुल भी कारण नहीं है। लेकिन ये होता है कि भाई सीमावर्ती इलाकों में लोग जा रहे हो नौकरी करने के लिए, तो वहां कोई नौकरी धंधा कोई वहां ऐसे नहीं। दिल्ली की आबादी बढ़ती है तो समझ में आता है, मुंबई की आबादी बढ़ती है तो समझ में आता है कि बहुत सारे देश के अन्य राज्यों से लोग वहां नौकरी करने जाते हैं। लेकिन ये सीमावर्ती जो इलाके हैं बिहार के, वहां पर आबादी क्यों बढ़ रही है? पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती जिलों में क्यों आबादी बढ़ रही है? तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहां पर जो घुसपैठ हो रही है और बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या जो मुसलमान है, जो रोहिंग्याज है, वो वहां आकर बस रहे हैं और इससे जो है जनसांख्यिकी असंतुलन होता है। वहां पर जो है वो हिस्से जो है भारत के प्रति वफादार नहीं रहते। वहां की जो आबादी जो घुसपैठ करके आई है वो भारत के प्रति वफादार नहीं रहती। वो लोग क्राइम करते हैं, वो लोग जो है दंगे करते हैं, वो लोग जो है भारत को एक दिन जब उनकी आबादी ज्यादा हो जाती है तो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। जैसे 1947 में बंटवारा हुआ था, वैसे वो एक और बंटवारा किस दिन जो है इन जिलों से आवाज उठ सकती है इसमें, और कई बार वहां सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। ये सब चीजें आपने देखी हुई हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। तो अब सवाल ये कि ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं ये भारत के प्रति वफादार नहीं है, ये भारत को तोड़ने की फिराक में भारत में क्राइम करेंगे, तो इनको निकालना बड़ा जरूरी है। अब ये अलग सवाल है, बहुत सारे लोग कहते हैं घुसपैठिए कैसे आ गए, इस 11 साल में क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, मोदी सरकार ने अब तक क्यों नहीं किया। सब सवाल आप थोड़ा सा अलग रख दीजिए, क्योंकि घुसपैठ तो लगातार भारत में होती रही है, आजादी के बाद से होती रही है, बांग्लादेश निर्माण हुआ था तब भी होती रही है, अब भी आते हैं, और कोई भी सरकार को रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी भारत की जो सीमा है उसमें कई तरह की समस्याएं हैं। कई जगह पर पहाड़ियां हैं, कई जगह पे समुद्र है, कई जगह पर जो है नदी नाले हैं, और हर जगह पर आप बाढ़ नहीं लगा सकते। तो इसलिए कोई पानी के रास्ते, कोई किसी सुरंग के रास्ते, कोई किसी रास्ते आ जाता है। तो ये सब चीजें तो हैं। अब सवाल है कि इनको निकालें कैसे। उसको निकालने के लिए जो है डेमोग्राफी मिशन का जिक्र किया था। अब ये डेमोग्राफी मिशन का मतलब क्या है? डेमोग्राफी मिशन का मतलब उन्होंने 3D का, कि 3D से हम जो है इन घुसपैठियों को निकालेंगे। ये 3D क्या है? ये 3D कहते हैं डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। ये 3 शब्द उन्होंने कहा है 3D, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। अब ये डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट क्या है? पहली चीज कि भाई घुसपैठियों को आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। डिटेक्ट कैसे करेंगे? आपको पता ही नहीं कौन घुसपैठी है, तो आप क्या करोगे? पहले उनको डिटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, जब डिटेक्ट आप कर लोगे, अब बड़े इंटरेस्टिंग बात आने वाली है बिहार को लेकर और SIR को लेकर के, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेक्ट कैसे होगा। लेकिन डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। डिटेक्ट करो, उनको डिलीट करो। डिलीट मतलब कहां से करो? भारत की नागरिकता के किसी पन्ने पर हैं, वोटर लिस्ट में कहीं है, वहां से उनको डिलीट करो। और डिपोर्ट करो, यानी उनको भारत से बाहर भेज दो। अब आप सोचिए, यहीं से खेल इसका मतलब शुरू हो चुका है। ये अमित शाह ने जो कहा उससे साफ है कि ये डेमोग्राफी मिशन जो करेगा, लेकिन घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके जो ये जो 3D में पहला D है वो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, और दूसरे D पर भी काम चल रहा है, डिटेक्ट, डिलीट। बिहार में क्या हुआ? बिहार में जो वोटर लिस्ट निकाली गई, जो वोटर लिस्ट को जो SIR प्रक्रिया हुई, जिसको लेकर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष ने छाती पीटी, उसमें जो घुसपैठिए हैं उनको डिटेक्ट करने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 69 लाख वोट जो हैं कटे हैं, 69 लाख जो हैं वोटर जो है वोटर लिस्ट में कटे। अब इसमें सारे के सारे घुसपैठिए नहीं है, इसमें जाहिर सी बात है, इसमें वो लोग भी हैं जो मृत हो गए, वो लोग भी हैं जो कहीं से कहीं चले गए, कहीं और चले गए, पलायन कर गए, लेकिन इसमें घुसपैठिए भी हैं, ये बात तो तय है। इसीलिए प्रशांत भूषण और ADR और योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में जाके छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों के नाम काट दिए, मुसलमानों के नाम काट दिए। तो मुसलमान भारतीय मुसलमान नहीं, ये घुसपैठिए जिनके वोट कटे हैं। तो ऑलरेडी इसका मतलब है कि SIR के माध्यम से घुसपैठियों को डिटेक्ट और डिलीट करने का काम शुरू हो चुका है। अब आपको समझ में आया कि दरअसल जो है ये SIR की प्रक्रिया के खिलाफ क्यों पूरा का पूरा विपक्ष और राहुल गांधी छाती पीट रहे हैं, वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं। अब आपको समझ में आया, क्योंकि घुसपैठियों को डिटेक्ट और डिलीट करने का काम शुरू हो चुका है। अब ये बिहार में हुआ, अब पश्चिम बंगाल में होगा और पूरे देश में होगा, चुनाव आयोग कह चुका है। और इसको रोकने के लिए
पूरे विपक्ष ने पूरे घोड़े दौड़ा लिया, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए रोकने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, चुनाव आयोग ये करवा सकता है एसआईआर करवाने का, उसका कोई उसमें कोई आप रोक नहीं सकते। तो एसआईआर जो है होगी बंगाल में, अब जो है बिहार में या पश्चिम बंगाल में होगी, और पश्चिम बंगाल का नाम आती जो ममता बनर्जी कैसे बौखलाई हुई हैं, कैसे वो जो है भड़काऊ बयान दे रही हैं कि हम होने नहीं देंगे, ये वो ऐसे वैसे क्यों कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है उनका जो वोटर है, जो घुसपैठिया वोटर है, अब उसको भी डिटेक्ट और डिलीट करने का काम शुरू हो जाएगा। और इस पर देखिए बंगाल में अभी बहुत कुछ होगा, और क्या कुछ होगा मैं कह नहीं सकता, वहां तो ममता बनर्जी इसको रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो बंगाल में अगले कुछ दिनों में आप कुछ और हिंसा भी देख सकते हैं, अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन मैंने कहा डिटेक्ट और डिलीट करने का काम शुरू हो गया, पूरा विपक्ष छाती पीट रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन कई बार सवाल उठता है कि भाई ये चुनाव, ये जो केंद्र सरकार जो है ये ऐसे क्यों आ रही है। दरअसल आपको अच्छी तरह से याद होगा, सीए को लेकर नागरिकता संशोधन कानून आया था, तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले जो है दरअसल सीए आएगा, फिर जो है क्या आएगा, फिर उसके बाद एनआरसी आएगा। यानी एनआरसी में सरकार की योजना थी कि जो विदेशी घुसपैठी हैं उनको जो भारत के नागरिक कौन है, घुसपैठी कौन है, उनको डिटेक्ट किया जाएगा, उनको चिन्हित किया जाएगा। लेकिन सीए के बाद जिस तरह से माहौल बनाया गया, जिस तरह से भारत में दंगे भड़काए गए, सीए के खिलाफ जो माहौल हुआ, जबकि सीए का तो इसलिए जो है सीए के कारण जो है एसआईआर, माफ कीजिएगा, जो सीए में जो बवाल हुआ, सीए में जो कुछ हुआ, तो सीए तो आज लागू हो गया, नागरिकता संशोधन कानून, जिसमें नागरिकता देने का कानून है। लेकिन दूसरी तरफ जो है जो एनआरसी आने का, नेशनल रजिस्टर जो ऑफ सिटीजन था, वो रुक गया। और एनआरसी को रुकने के साथ ये सबसे बड़ी चिंता थी कि अब आप क्या करोगे, अब आप कैसे घुसपैठियों को निकालोगे। लेकिन सरकार जो है, मोदी अमित शाह बहुत चतुर हैं, सयाने हैं, वो ऐसे नहीं तो ऐसे पकड़ रहे हैं, कान को घुमा के पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, एनआरसी लाने में आप पंगा करोगे ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनडायरेक्टली एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया। और इसीलिए विपक्ष ने एक नया नैरेटिव बनाना शुरू किया। जैसे सीए के खिलाफ जो एक फेक नैरेटिव बनाया गया था ना, सीए के खिलाफ, सीए में ये कहा गया था कि भाई देखो ये तो जो है ये सेकुलर कानून नहीं है, इसमें मुसलमानों को निकाल देंगे। झूठ बोला गया था, किसी मुसलमान को सीए से निकालने का नहीं था, तो झूठ उस वक्त बोला गया था। उसी तरह से अब जो है एक झूठ बोला जा रहा है एसआईआर को लेकर कि इससे जो है वोट चोरी का तरीका आजमाया जा रहा है, वोट चोरी के लिए किया जा रहा है। तो झूठ तब भी था, झूठ अब भी है, लेकिन सरकार ने बड़ी जो है चतुराई के साथ जो है अपना पूरा का पूरा जो डाइवर्ट करके अब एसआईआर के माध्यम से डिटेक्ट और डिलीट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो अब ये डिटेक्ट और डिलीट करने की प्रक्रिया पूरे देश में होगी, और उसके बाद जो है डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू होगी। सबसे चुनौतीपूर्ण डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन उससे पहले सरकार ने क्या किया, देखिए मैंने आपको वक्फ पर भी मैंने आपको पहले बताया था, वक्फ को लेकर भी इस सरकार के खिलाफ इतने नैरेटिव चलते हैं, दुनिया भर से जो फंडिंग होती है भारत में दुष्प्रचार फैलाने के लिए, दुनिया भर की ताकतें मोदी अमित शाह को रोकने के लिए कोशिश करती हैं, और इस तरह से कि कैसे भारत कमजोर बना रहे, ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो होता क्या है कि सरकार को जो है उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाकर काम करना पड़ता है। तो वक्त को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने कहा सरकार जो है ठंडी हो गई, ये वो, लेकिन सरकार धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ती है, और साथ साथ लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करती चलती है, ताकि लोगों की एक राय बनी रही। और उससे लोकतंत्र में लोगों की राय बड़ी जरूरी होती है। हर चुनाव में जब अगर ये पार्टी जीतती रहती है, अगर ये सरकार जो है हर चुनाव में अपना अच्छा परफॉर्मेंस करती रहती है, तो फिर इसके खिलाफ जो नैरेटिव है वो जो है कमजोर हो जाता है। इसलिए सरकार ये भी करती है कि लगातार लोगों को जागरूक करती रहती है। अब इसी में ये जो डेमोग्राफी मिशन है, इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। अमित शाह ने कहा कि डेमोग्राफी मिशन जो है, दरअसल वो इसलिए है कि डेमोग्राफी मिशन में क्या होगा कि पूरी तरह से जो है ये घुसपैठिए, इनका धार्मिक आधार पर इनका क्या इंपैक्ट हो रहा है, भारत के समाज पर क्या असर हो रहा है, देश की सुरक्षा में क्या असर पड़ रहा है इनका, इस सब को लेकर जो है वो पूरी तरह से इसकी रिसर्च करेगी, और पूरी तरह से इसको लेकर सरकार जो है काम करेगी, और एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी कि इन घुसपैठियों के कारण देश में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, क्या परेशानियां भारत को आने वाली है, भारत के नागरिकों के सामने क्या संकट आने वाला है, ये सब चीजें। तो समझ रहे हैं ये रिपोर्ट आने का मतलब, ये रिपोर्ट आने का मतलब ये होगा कि देश को एक मैसेज दिया जाएगा, देश को एक जानकारी मिलेगी कि घुसपैठ को लेकर आंख कान बंद करके नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़ा खतरा है, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित नहीं है। इसलिए पूरी की पूरी डेमोग्राफी मिशन की बात करी है। और साथ साथ ये भी है कि जब चीजें अमित शाह ने ये बात भी बड़े साफ तौर पर कही
कि दरअसल जो है ये जो चीजें हैं, ये जब रिपोर्ट आएगी तो इस पर फिर से हंगामा होगा। अमित शाह को मालूम है कि जैसी ये रिपोर्ट आएगी हंगामा होगा, क्योंकि उसमें घुसपैठियों को जो है घुसपैठियों के खतरों की जिक्र आएगा तो फिर विपक्ष छाती पीटेगा, क्योंकि उनका वोट बैंक जा रहा है। तो ये सब चीजें होंगी। अमित शाह ने भी कहा और मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि ये सब होगा जरूर। डेमोग्राफी मिशन जैसी काम करना शुरू करेगा, छाती पीटेंगे लोग, विपक्ष जो है छाती पीटेगा। वो हो रहा है और वो आगे भी होगा, लेकिन तैयार रहिए, सरकार जो है ये सब करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अमित शाह ने साफ तौर पर जो है सरकार की स्ट्रैटेजी जो क्लियर कर दी कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ट्रिपल डी से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अब अंत में इंपॉर्टेंट बात एक और आपको बता रहा हूं। एक और बड़ी अच्छी बात करी अमित शाह ने, और गृहमंत्री अमित शाह की बात जो है वो दिल को छूने वाली बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा जो हिंदू हैं, उन्होंने सीए के संदर्भ में बात की, उन्होंने कहा जो हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, अफगानिस्तान में जो हैं, अफगानिस्तान में तो 150 हिंदू बचे, ये उन्होंने डेटा दिया। एक जमाने में 2.5 लाख थे, बाकी सब जगह भी हिंदुओं की आबादी कम हो रही। तो उन्होंने कहा कि ये जो चाहे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, दुनिया के किसी हिस्से में हिंदू अगर रह रहे हैं तो वो कहां जाएंगे, उनका नेचुरल घर जो है भारत है। और इसी संदर्भ का जिक्र करते हुए उन्होंने सीए का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दुनिया में जो भी हिंदू हैं वो जो है जो खास करके जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, अमित शाह ने कहा कि उन हिंदुओं का भी भारत की जमीन पर उतना ही हक है, उतना ही अधिकार है जितना भारत के गृह मंत्री अमित शाह का है। अब इस बात के लिए तालियां बजनी चाहिए और इस बात के लिए मानना चाहिए कि बहुत शानदार बात करी है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने साफ तौर पर, और ये सच बात है, और अमित शाह ने कहा इसका कारण भी दिया, उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने कहा दरअसल इन हिंदुओं का कसूर नहीं है कि वो आज बांग्लादेश में है, वो आज पाकिस्तान में, हिंदुओं, क्योंकि इन्होंने थोड़ी बंटवारे को एक्सेप्ट किया था। बंटवारा तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक्सेप्ट किया था बंटवारा। इन लोगों का क्या कसूर है? इनको तो पता भी नहीं था। रातों रात जब ये सुबह उठे तब इनको पता चला कि अरे हम तो पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान तो अलग हो चुका है। तब इनको पता चला कि सीमाएं खिंच चुकी हैं, बंटवारा हो चुका है, नए देश में वो रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं। ना उनके पास उस समय इतना पैसा था कि वहां से निकलकर यहां तक आ पाते। तो ये और उसके बाद जो है भारत की सरकार ने, जो है महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने इन लोगों से वादा किया था कि कभी भी दिक्कत होगी तो भारत आपका घर है, आप यहां आ सकते हैं। तो ये भारत जो है इन हिंदुओं का नेचुरल घर है। ये हिंदू कहां जाएंगे अगर इनको धर्म, इनके परिवार, इनके बेटी, इनके बहुओं की इज्जत खतरे में आएगी तो कहां जाएंगे? बंटवारा इन्होंने नहीं करवाया था। जो बंटवारे की जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी है कि इनको आप भारत में सुरक्षित बसाएं, इनको आप नागरिकता दें, इनकी आप जो है कल्याणकारी योजनाएं इनके लिए चलाएं। ये सब भारत सरकार की जिम्मेदारी है, जो गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने कहा था उसके अनुसार। तो उसी पर तो ये फॉलो कर रही है सरकार, उसी पर तो मोदी और अमित शाह फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें क्या बुरा है? इसलिए मैंने कहा कि इस सरकार की नीति जो है बड़ी स्पष्ट है कि हर जो बांग्लादेश, पाकिस्तान में रहने वाले हर हिंदू का भारत की जमीन पर हक है, लेकिन किसी बांग्लादेशी का हक नहीं है। तो बांग्लादेशी को तो 3D फॉर्मूले से निकालेंगे, और ये जो हिंदू हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, वो अगर भारत में आते हैं तो उनको सीए के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी। बहुत शानदार बात है और ये समझना चाहिए हिंदुओं को जो है, जब तक हिंदू जो हैं यहां पर बहुसंख्यक हैं तभी तक भारत जो है भारत है, तभी तक भारत सुरक्षित है। इस बात का आपको एहसास होना चाहिए, और अगर आपको एहसास नहीं है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाकर आपको बताया कि ये ट्रिपल डी क्या है और ये नरेंद्र मोदी का जो डेमोग्राफी मिशन क्या है, क्यों जरूरी है और क्यों आपको इसका सपोर्ट करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।